Hello, Jai Hind everyone. How are you all? I hope you are doing well. Dear students, today we are going to learn class 6th geography, chapter number 3 in this chapter, that is landform and life. In easy way, we can say in this chapter we are going to learn the landforms of the earth. Didn't you get it? Let me explain. सर हम इस अर्थ पर रह रहे हैं, ये सबको पता है, ठीक है। अब इस अर्थ पर क्या आप सबने एक जैसे ही स्ट्रक्चर देखा हुआ है? मतलब मैंने कहा कि आपने कहीं घूमा होगा, है ना? आपने कहीं विजिट किया होगा, आप कहीं घूमने गए होंगे, समर में गए होंगे, विंटर में हम जाते हैं, तो जब हम घूमने के लिए जाते हैं, क्या आपने सिर्फ हर जगह पे सिर्फ एक ही टाइप की जमीन देखी है, प्लेन, या सिर्फ आपने हर जगह माउंटेन्स ही माउंटेन्स देखे हैं? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने हर जगह एक ही टाइप की स्ट्रक्चर जमीन का नहीं देखा होता है। यानी कि हमने हर जगह अलग-अलग स्ट्रक्चर देखे होते हैं। बोलो बात समझ में आई? इस बात से कितने लोग एग्री कर रहे हैं? है ना? यानी कि हर जगह ज़मीन एक जैसी नहीं है। हमने ऊँचाइयाँ भी देखी होंगी, है ना? जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत ये माउंटेन्स टाइप का जो स्ट्रक्चर है हमने वो देखा होगा ऐसा, ठीक है? हमने वाटर भी देखा होगा, हमने प्लेन एरिया भी देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप सबने देखी होंगी, है ना? इन्हीं सब स्ट्रक्चर को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। मतलब सर, मैंने कहा आपने माउंटेन्स देखे हैं? अब आपका जवाब आएगा हाँ सर, माउंटेन्स तो मैंने देखे हैं। फिर मैंने कहा कि आपने प्लेट्यू देखे हैं? तो फिर आपका आंसर आएगा हाँ सर, प्लेट्यू तो देखे हैं। ठीक है, प्लेट्यू क्या होते हैं, माउंटेन्स क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल में समझ में आ गया होगा लैंड फॉर्म का मतलब क्या होता है। डिफरेंट लैंड फॉर्म का मतलब क्या होता है, डिफरेंट शेप, डिफरेंट नेचुरल शेप ऑफ द अर्थ। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब सर, किस अर्थ के नेचुरल शेप कौन-कौन से हैं, है ना? अब इनमें एक ही टाइप के नहीं हो सकते हैं, सम ऑफ देम विल बी माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ठीक है ना? तो ऐसे स्ट्रक्चर, तो यानी कि ये डिफरेंट नेचुरल शेप ऑफ द अर्थ, इसे हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म। बोलो लैंडफॉर्म समझ में आई? और ऐसे ही लैंडफॉर्म पे लाइफ रहती हैं। सम पीपल लिव इन माउंटेन्स, सम लिव ऑन दी प्लेन्स एंड सम लिव ऑन द प्लेट्यू। यानी कि हर लैंडफॉर्म में लोग रह रहे हैं। तो क्या वेरिएशंस होते हैं उनकी लाइफ में, क्या चेंजेस होते हैं, कैसे डिफरेंट होती हैं, ये हम सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक टेक्स्ट दिया हुआ है अथर्ववेद से, है ना, ये वाला। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, लिखा है अथर्ववेद। सबसे पहले समझिए अथर्ववेद क्या होता है। हिंदुइज्म में 4 रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं, ये बात सबको पता है। अब 4 रिलीजियस टेक्स्ट कौन-कौन से होते हैं? तो देखो, सबसे पहला तो कौन सा आता है हमारा, ये याद करो, ऋग्वेद। सेकंड कौन आता है? तो अब आपका जवाब आएगा सर, सेकंड आता है सामवेद, थर्ड यजुर्वेद एंड फोर्थ इज अथर्ववेद। तो उसी अथर्ववेद में एक सूक्त है, भूमि सूक्त, जो धरती को रिलेटेड है, अर्थ को डेडिकेटेड है। जब अर्थ को डेडिकेटेड है तो क्या कहता है कि फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मे द अर्थ विथ मैनी हाइट्स स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स। कहता है कि अर्थ हमें बहुत सारी चीजें देती है, वियरिंग प्लांट एंड एंडोड विथ वेरिड पावर्स, है ना। मैं इजी वे में बता देता हूँ कि ये जो सूक्त है, ये डेडिकेटेड है किसके लिए, अर्थ के लिए, है ना। कह रहा है कि अर्थ पे हम रह रहे हैं, अर्थ हमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स अवेलेबल करवाती है, और हर एक प्लांट जो ग्रो होता है अर्थ पर उसका एक अपना यूज होता है। यानी कि अर्थ पे कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। तो कहते हैं द अर्थ इज माई मदर, है ना। तो धरती हमारी माता है, एंड आई एम हर चाइल्ड। तो वी शुड वर्शिप अर्थ लाइक अवर मदर, एज वी ओबे अवर मदर, वी रेस्पेक्ट अवर मदर, तो वी शुड डू द सेम विद द अर्थ। इज इट ओके? ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दैट इज, इट इज बिगिनिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन। तो ह्यूमंस लाइक मोस्ट मैमल्स, इंसान जैसे कि बहुत सारे मैमल्स, मैमल्स का मतलब होता है वो क्रिएचर जो बेबीज को बर्थ देते हो, है ना। ऐसे क्रिएचर जो बेबीज को बर्थ देते हो और साथ में ही वो मिल्क फीडिंग कराते हैं, है ना? क्या कराते हैं? फीडिंग मिल्क, है ना, अपने बच्चों को मिल्क फीड कराते हैं। तो ऐसे क्रिएचर्स को हम क्या बोलते हैं, मैमल्स। अब उनमें कौन आते हैं, कैट आ जाते हैं, ठीक है, डॉग्स आ जाते हैं, लॉयंस आ जाते हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं, ये सब मैमल्स में आते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ रहते हैं, सबको पता है अर्थ पर रहते हैं, ठीक है।
लैंड एज यू मे हैव नोटिस्ड हैज मैनी फॉर्म एंड फीचर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था और आपने भी नोटिस किया होगा कि अर्थ के वेरियस फॉर्म्स होते हैं। वेरियस फॉर्म का मतलब कि अर्थ कहीं ज्यादा ऊंची होती है, कहीं कम ऊंची होती है, कहीं प्लेन होती है। ठीक है ना? ठीक है। इट अपियरेंस चेंज अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और इसका जो अपियरेंस है ये चेंज होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। सपोज दैट यू आर ट्रेवलिंग बाई रोड, है ना, फ्रॉम द रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड। झारखंड इज ए स्टेट, ठीक है, इंडिया में एक स्टेट है। वहां पे जो फीचर है वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ध्यान रखना छोटा नागपुर कहाँ है, तो वो झारखंड में है, ठीक है ना। अब झारखंड से आप जा रहे हैं कहाँ पे जाने को बोल रही है किताब, तो चलते हैं उधर। झारखंड बोल रहा, ये झारखंड से हम जा रहे हैं प्रयागराज, है ना, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज कहाँ है, उत्तर प्रदेश, जिसे हम इलाहाबाद भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एंड गो टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड में आप अल्मोड़ा जाएं, तब आप देखेंगे कि अलग अलग आपको लैंडस्केप मिलेंगे। मतलब कि जब आप छोटा नागपुर से शुरू होंगे तो वो एरिया प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। फिर आप प्रयागराज जाएंगे तो वो एरिया प्लेन है। फिर आप उत्तराखंड जाएंगे तो वो एरिया माउंटेनियस है। यानी कि ये स्ट्रक्चर सबके ही सब जमीन पे हैं, लैंड पे हैं, लेकिन सबका शेप अलग अलग है। डिड यू गेट इट व्हाट आई वांट टू से, कि सारी चीजें हैं जमीन पर किसी का शेप ऐसा है, किसी का ऐसा है, किसी का प्लेन है। इन्हीं सारे जो शेप हैं इन्हीं को हम बोलते हैं लैंड फॉर्म, ठीक है ना। इनफैक्ट यू विल एनकाउंटर थ्री मेजर लैंड फॉर्म। अब आप समझेंगे ये कौन कौन से थ्री मेजर लैंड फॉर्म होते हैं, जैसे हमने भी ये बात की थी ना, वन टू थ्री, के थोड़े से उठे हुए हैं, जो बिल्कुल फ्लैट हैं, जो बहुत ज्यादा उठे हुए हैं। तो मेजरली हम थ्री लैंड फॉर्म्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ने से पहले एक सब समझ लो, यहाँ जो कीवर्ड दिया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सी लेवल से कोई चीज कितनी ऊपर है, कितनी ऊंची है, ठीक है। अब सी लेवल से ही क्यों मेजर करते हैं, तो बेसिकली सी लेवल को कहा जाता है कि सी लेवल पूरे अर्थ पे सेम रहता है। जैसे अर्थ कहीं, जैसे कोई जगह है, मान लो हम जिस जगह रह रहे हैं, है ना, ग्वालियर रह रहे हैं, तो हो सकता है ये हिली हिली एरिया में हो, ठीक है। कोई एरिया इलाहाबाद प्रयागराज जैसा प्लेन एरिया हो सकता है, कोई एरिया प्लेटी हो सकता है छोटा नागपुर जैसा। तो इनसे हाइट को मेजर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं देगा, यूनिफॉर्म मेजरमेंट नहीं देगा। तो पानी जो है वो हर वाटर लेवल जो है वो सेम रहता है हर जगह, इसलिए जो हाइट का मेजरमेंट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, सी लेवल से, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है। अगर सी लेवल यहाँ है तो कितनी ऊंचाई पर कोई जगह है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा एल्टीट्यूड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। अब हम पढ़ते आगे। अ लैंड फॉर्म, ठीक है, ये फिर अ फिजिकल फीचर ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ। यानी कि ये डेफिनेशन है, याद कर लेना। ये लैंड फॉर्म इज द फिजिकल फीचर, ये क्या है, फिजिकल फीचर है, पॉलिटिकल नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट अर्थ, हमारे अर्थ प्लैनेट पे ये सरफेस के फिजिकल फीचर हैं। लैंड फॉर्म्स टेक शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना। और लैंड फॉर्म, ये जो माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स बनते हैं, ये किसी एक दिन या एक साल में नहीं बन जाते हैं। इन्हें बनने में काफी समय लगता है, इट टेक्स ओवर मिलियंस ऑफ, ठीक है ना। एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद इन द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। अभी हमने बात की थी ना कि जो स्ट्रक्चर आपने देखे हैं जो बहुत ज्यादा उठे हुए हैं वो माउंटेन्स बोलते हैं, जो थोड़े से कम उठे हुए हैं उन्हें प्लेट्यू बोलते हैं, जो बिल्कुल फ्लैट है उन्हें क्या बोलते हैं, प्लेन्स, ठीक। तो इन्हीं तीन स्ट्रक्चर को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अच्छा इसमें पढ़ते हैं, दीज लैंडफॉर्म हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। सही बात है कि ये जो लैंडफॉर्म है, माउंटेन्स, प्लेट्यू, लैंड, इनके डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं। और इन्हीं डिफरेंट क्लाइमेट्स की वजह से यहाँ के फ्लोरा एंड फोना अलग अलग पाए जाते हैं। यानी कि जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज इस माउंटेन रीजन में पाई जाती होगी वो इस रीजन में नहीं पाई जाएगी, वो इस रीजन में भी नहीं पाई जाएगी। बोलो बात समझ में है कि नहीं है? है ना? ठीक है। लेकिन जो फ्लोरा और फोना की स्पीसीज हमारे यहाँ पाई जाएगी, प्लेन और प्लेट्यू, वो माउंटेन में नहीं पाई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक लैंड फॉर्म की अपनी वैरायटी है फ्लोरा फोना की। बोलो बात समझ में? इसके बाद है ह्यूमंस हैव एडॉप्टेड टू ऑल लैंड फॉर्म। लेकिन जो इंसान हैं इन्होंने सारे लैंड फॉर्म को एडॉप्ट किया है, बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म वेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन ह्यूमंस ऐसे हैं जो तीनों लैंड फॉर्म पर रह सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ह्यूमंस ने अपने लैंड फॉर्म को अपने कंफर्ट के हिसाब से चुना है। आप आगे चल के पढ़ेंगे कि माउंटेन पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है ना।
माउंटेन पे बहुत सारे लोग नहीं रहते हैं, प्लेट्यूस में जनरली कम रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो ओवर क्राउडेड एरिया होता है वो होता है प्लेन एरिया, ठीक है ना? कौन-सा रहता है? प्लेन एरिया, क्योंकि वो लिवेबल होता है। अब हम बात करते हैं माउंटेन्स की। तो माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट आर मच हायर, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि जो माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये वो लैंडफॉर्म है जो बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। कहाँ से? सराउंडिंग लैंडस्केप। सराउंडिंग लैंडस्केप मतलब समझ में? लैंडस्केप का मतलब होता है जो भी चीज आप चारों ओर देख रहे हैं, ठीक है ना? तो जो भी आप चारों ओर देख रहे हैं उसे बोलते हैं लैंडस्केप। तो जो हम चारों ओर देख रहे हैं उस जमीन से बहुत ज्यादा ऊंचा उठा हुआ स्ट्रक्चर जमीन का, है ना? मच हाइयर, दैट विल बी मच हाइयर, ध्यान रखना, ऊंचा होगा पर बहुत ज्यादा ऊंचा होगा, तो उसे हम बोलेंगे माउंटेन, ठीक है ना? तो दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए ब्रॉड बेस स्टीप स्लोप्स। अब समझो, ब्रॉड बेस का मतलब होता है ये जो बेस है इसे बोलते हैं बेस, ठीक है? तो ये बेस इसका कैसा है? बहुत ज्यादा चौड़ा है, ठीक है? स्टीप स्लोप्स का मतलब क्या होता है? ये जो स्लोप बना हुआ ढलान बनी हुई है, देखो, एक ढलान ऐसी हो सकती है ना? पर ये स्टीप नहीं है, ये स्लोप है पर स्टीप नहीं है। तेज वाला ढलान नहीं है। तेज वाला ढलान कैसा है? ये वाला है, ये ढलान है। तो माउंटेन्स वो होते हैं जिनके स्लोप्स बहुत स्टीप होते हैं। नैरो समिट, समिट का मतलब होता है चोटी, और चोटी बहुत छोटी होती है। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कुछ माउंटेन्स होते हैं जो एनी टाइम स्नो से कवर्ड रहते हैं। आसान सी भाषा में समझो, जो माउंटेन्स बहुत ऊंचे होंगे तो उन पे क्या है? एनी टाइम स्नो जमी रहेगी, बर्फ जमी रहेगी, ठीक है ना? एट लोअर एल्टीट्यूड्स, आगे में समझ में, कि जो कम ऊंचाई पे जो माउंटेन्स होंगे उन पे गर्मियों के समय बर्फ जो जम जाती है वो पिघल जाती है। और जब बर्फ पिघलती है तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। यही पानी बहकर आगे चलकर किसका फॉर्म ले लेता है? रिवर्स। किसका फॉर्म ले लेता है? रिवर्स का। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ जो माउंटेन्स हैं इनकी ये बहुत हायर एल्टीट्यूड पे हैं। जब हायर एल्टीट्यूड पे है तो यहाँ एनी टाइम बर्फ जमी रहेगी। लेकिन जो भी माउंटेन्स लोअर एल्टीट्यूड पे हैं, कम ऊंचाई पर हैं, वहां की बर्फ पिघल चुकी है और ऐसा ही बर्फ पिघल के किसका फॉर्म ले लिया है? पानी का, है ना? और जब धीरे धीरे सारी स्ट्रीम्स मिलती जाती हैं तो किसका फॉर्म क्या बना लेती है? रिवर बना लेती है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है ना? यही है, इनटू वाटर दैट फीड्स रिवर एट हाई एल्टीट्यूड द स्नो मे नेवर मेल्ट। यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड है, बहुत ज्यादा ऊंचाई वाली जगह है, यहाँ बर्फ कभी नहीं पिघलती है, जिसकी वजह से इट लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड। और यहाँ के जो माउंटेन्स हैं वो कैसे रहते हैं? स्नो कैप्ड, है ना? इन पे एनी टाइम बर्फ जमी रहती है। अदर हाईलैंड्स विथ अ लोअर हाइट लेस स्टीप स्लोप्स। अब समझ में आया? लेस स्टीप का मतलब क्या होता है? कम ढलान वाला। देखो, एक है ये, इसकी हाई स्टीप है, और एक ऐसा है, ठीक है ना? मान लो एक ऐसा माउंटेन है, तो इसकी स्टीप जो है वो कम है, इसकी ये ज्यादा स्टीप स्लोप है ये, ठीक है? एंड राउंडेड टॉप्स आर उन्हें हम क्या कहते हैं? हिल्स, ठीक है ना? तो अब आप समझ जाओ कि माउंटेन्स क्या होते हैं और हिल्स क्या होती हैं। कि माउंटेन्स की हाइट ज़्यादा होती है, हिल्स की कम होती है। माउंटेन्स के स्टीप स्लोप्स मच होते हैं, हिल्स की कम होते हैं, ठीक है? एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड द हिल्स, ठीक है? अब बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद समझो प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है आसमान से, यानी कि अगर ये बोले एटमॉस्फेयर से अगर अर्थ पे वाटर का कोई भी फॉर्म आ रहा है, वाटर का कोई भी फॉर्म आ रहा है, का मतलब क्या है? कि ऊपर से वाटर का क्या फॉर्म कर सकता है? या तो पानी खुद गिर जाए जिसे हम रेनफॉल बोलते हैं, या वो आइस, आइस या स्नो बोलते हैं ना, जिसे हम स्नो बोलते हैं, तो बोलता है स्नोफॉल हो रहा है ना? बर्फ गिर रही है। तो बेसिकली वही है कि पानी का कोई भी फॉर्म अगर एटमॉस्फेयर से गिर रहा है तो वो क्या है? प्रेसिपिटेशन, ठीक है? अब आपने देखा होगा ये सारे स्ट्रक्चर, है ना? ये सारे स्ट्रक्चर आपने देखे। तो ये जो स्ट्रक्चर, ये क्या है? माउंट एवरेस्ट क्या है? ये दुनिया में, ये वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ये, ठीक है? 8849, कहीं 50 लिखा रहता है, इसकी हाइट है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है। इसके बाद माउंट एकांगुआ है। तो माउंट एकांगुआ कहाँ है? ये है अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन। क्या है ये? अमेरिका कंट्री है, अमेरिका, उसका हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एकांगुआ। इसके बाद में माउंट किलिमंजारो, ये अफ्रीका में कंट्री है जिसका नाम है तंजानिया। तो ये वहां का हाईएस्ट माउंटेन है। माउंट ब्लैंक, ये यूरोप में है, फ्रांस में है। बेसिकली ये फ्रांस और इटली की बॉर्डर पर है। इसके बाद आता है माउंट कंचनजंगा। ये हमारे इंडिया में है, इंडिया में भी सिक्किम में है। और कहते हैं कि ये वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। यानी कि आफ्टर माउंट एवरेस्ट जो कि फर्स्ट है, सेकंड केटू है जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, थर्ड है हमारा माउंट कंचनजंगा, ये सिक्किम में है, ठीक है? इसके बाद माउंट अनाईमोली।
अनाईमुड़ी जो माउंटेन्स हैं ये इतने ऊंचे नहीं हैं। इनकी अप्रोक्स 2600 के समथिंग 95 मीटर इनकी हाइट है। और ये साउथ इंडिया के है ना, ये साउथ इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है। सर किस स्टेट में है? तो ये केरल में है। बोलो बात समझ में आई, है ना। अब आपको ये सारे फैक्ट्स सिर्फ बताने के लिए नहीं बताए गए हैं, ये फैक्ट्स इसलिए बताए ताकि आप इन सबको याद कर सकें, ठीक है ना। चलो, इसके बाद देखेंगे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंज। अब समझिए, माउंटेन्स आप समझ गए हैं, अब माउंटेन रेंज को समझिए। देखो, किसी भी जगह पे एक माउंटेन तो नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा तो नहीं हो कि किसी भी एक प्लेन एरिया पे एक माउंटेन खड़ा हुआ है, नहीं। जनरली देखा जाता है कि बहुत सारे माउंटेन साथ में खड़े रहते हैं, कोई छोटा रहता है, किसी की हाइट बड़ी रहती है, ऐसे, है ना। आ रही बात समझ? तो जो माउंटेन्स ज्वाइन करे हुए रहते हैं, ये तो एक माउंटेन हो गया। लेकिन जब ऐसे ही बहुत सारे माउंटेन्स, ठीक है, एक जगह मिलते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं माउंटेन रेंज। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? क्या बोल देते हैं? माउंटेन रेंज। डिफरेंस समझ में आया कि अगर कोई एक माउंटेन है उसे हम माउंटेन बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे माउंटेन्स अगर कनेक्ट हों किसी न किसी चीज से तो उसे क्या बोलेंगे हम? माउंटेन रेंज, ठीक है। अब देखो, सच एस हिमालयस इन एशिया, है ना। अब जैसे आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट का नाम, तो माउंट एवरेस्ट एक क्या बोलते हैं, माउंटेन है। पर ऐसे ही माउंट एवरेस्ट जैसे बहुत सारे माउंटेन होंगे जो एक कनेक्टेड होंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे? रेंज, है ना। तो ये हो गया हिमालय। यूरोप में आल्प्स हैं, एंडीज साउथ अमेरिका में, ये हम सभी आगे चल के समझेंगे, ठीक है ना। जैसे ये माउंटेन है, एक माउंटेन, दो माउंटेन, तीसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये सारे के सारे क्या है? माउंटेन। तो ये पूरी क्या बन जाएगी? रेंज हो जाएगी, ठीक है ना। फिगर 3.2 यानी कि सोर्स पिक्चर ऑफ 6 माउंटेन, है ना, ये वाला जो डायग्राम था फिगर 3.2, ये शो करता है 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ है? इसमें है तिब्बत, चाइना और नेपाल के बीच में है। कंचनजंगा, जो हमने समझा था कि नेपाल और इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम के बीच में है। ये हिमालय रेंज की दो हाईएस्ट पीक्स हैं, ठीक है। माउंट एकांगुआ कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में है। ये एंडीज, जो एंडीज क्या है? माउंटेन रेंज। माउंटेन अलग है, माउंटेन रेंज अलग होती है, ठीक है ना। एकांगुआ माउंटेन है, एंडीज माउंटेन रेंज है, ठीक है। बहुत सारे माउंटेन्स जब जुड़ जाते हैं, या बहुत सारे माउंटेन्स को हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? रेंज, ठीक है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? ये अफ्रीका में कंट्री है, तंजानिया, ठीक है, वहां की हाईएस्ट पॉइंट है। इज एन आइसोलेटेड माउंटेन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ, आप सुनो ध्यान से, कह रहे हैं कि माउंट किलिमंजारो जो है वो किसी भी रेंज का पार्ट नहीं है। तो ये डेफिनेटली ये फिक्स है कि माउंट किलिमंजारो वहां पे अकेला ही स्ट्रक्चर होगा, वहां आसपास बहुत सारे माउंटेन्स नहीं रहे। अनाईमुड़ी कहाँ है? जो कि केरल में है, ऑल्सो नोन एज अनाई पीक। अनाईमुड़ी का दूसरा नाम क्या है? अनाई पीक, जो कि हाईएस्ट माउंटेन है साउथ इंडिया में। बात समझ में आई? ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, माउंटेन समझ लिया है, माउंटेन रेंज समझ लिया, अब बढ़ते हैं माउंटेन पे एनवायरनमेंट कैसा है। तो माउंटेन्स वे टॉल एंड शार्प पीक। पीक का मतलब होता है कि माउंटेन्स बहुत लंबे हैं, ठीक है, टॉल हैं, एंड शार्प पीक, उनकी पीक कैसी? शार्प है। लाइक द हिमालयस आर रिलेटिवली यंग। अब यंग का मतलब क्या होता है कि हिमालय जो है वो सब मतलब वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन है, यानी कि बाद में बना हुआ है। यंग का मतलब ये नहीं कि अभी कुछ सालों पहले बना। नेचर में यंग का मतलब होता है कि अपने यहाँ से तो बहुत, अपने समय से तो बहुत पहले बन चुका है। पर नेचर में क्या है, बहुत सारी चीजें मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बनी होती हैं। तो वो सबसे बाद में बना हुआ माउंटेन है। विच मीन्स, इसका मतलब है दे आर फॉर्म रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री, यानी कि अर्थ की हिस्ट्री में वो बाद में फॉर्म हुए हैं। बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, है ना। हमने कहा यंगेस्ट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी रिसेंटली हुआ हो। वो अर्थ की हिस्ट्री में सबसे बाद में हुआ है, लेकिन इसके बाद भी आज से वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से पहले बना। शॉर्टर एंड माउंट मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल्स लाइक द अरावली रेंज। अब ये जो अरावली रेंज आप वर्ड सुन रहे हैं, पहले सुन लो, ये अरावली रेंज क्या है? ये राजस्थान में पाई जाती है। और कहते हैं कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। और जब ओल्डेस्ट है तो इसके बाद इसका क्या हो गया? वेदरिंग हो चुकी होगी, है ना। इसके पत्थर टूट चुके होंगे। तो आर मच ओल्डर हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन, तो इसका इरोजन हो चुका है ना, पत्थर टूट चुके होंगे, तो इसकी जो ऊंचाई है वो घट चुकी है। समटाइम्स एज विद द हिमालयस अपलिफ्टमेंट एज वेल एज इरोजन कंटिन्यूज टू दिस डे, यू विल लर्न मोर इन साइंस एंड। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं माउंटेन एनवायरनमेंट के बारे में, कि माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब आपने देखा हो कि जिन माउंटेन्स की हाइट बहुत ज्यादा होती है वो स्नो से कवर्ड रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। लेकिन ऐसे माउंटेन जिनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है, वहां पर अगर वेजिटेशन हो सकता है, तो वहां पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं,
ऐसे फॉरेस्ट को हम बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं, शब्द को ध्यान रखना। ऐसे फॉरेस्ट जो माउंटेन पे पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है ना। जहाँ कौन से ट्री पाए जाते हैं, कॉनिफर ट्रीज, है ना। जो कॉनिकल शेप के पेड़ होते हैं, हमारे यहाँ देखो जैसे बरगद का होता है तो ऐसा होता है ना। तो लेकिन वहां पे जो पेड़ होंगे वो बहुत कॉनिकल शेप के होंगे, है ना, बहुत कॉनिकल शेप के पेड़ होंगे। कॉनिकल शेप समझते हैं आप लोग, ऐसा वाला शेप, है ना, ये कौन होती है हमारी बर्थडे कैप लाइफ की। तो यहाँ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पाइन हो गया, फिर है ना स्प्रूस एंड देवदार, ये कॉमन है। ध्यान रखना कि माउंटेन फॉरेस्ट में कौन कौन से कैसे टाइप के ट्रीज पाए जाते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। दीज कॉनिफर ट्रीज ग्रो टॉल, ये लंबे होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, विथ थिन पॉइंटेड लीव्स, है ना, इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, पॉइंटेड होती हैं। एट हायर एल्टीट्यूड्स ट्री गिव वे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लिचेंस। अब हायर एल्टीट्यूड्स पे जो है वो ट्रीज गिव वे टू ग्रासेस, है ना। अब क्या है, घास जम जाती है, जैसे मॉसेस और लिचेंस। मॉसेस का मतलब होता है, आपने एक शब्द देखा हो, लेट मी शो यू समथिंग। आपने ग्रास देखा होगा ऐसा वाला, ये सॉरी ये वाला। तो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ना ये चीज, जैसे ये जमीन है और उस पे क्या हो रहा है, ये घास जमी हुई है ना, तो इसको हम बोलते हैं मॉसेस। ठीक है ना। बात समझ में आई। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये माउंटेन फॉरेस्ट हो गया। अब हम बात करते हैं फोना की, है ना, फ्लोरा की तो बात हमने कर ली। फोना की बात करें तो ये कुछ स्पेसीज हैं जो माउंटेनियस रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है। हिमालयन तहार हो गया, माउंटेन हेयर हो गया, गोल्डन ईगल, कैनेडियन लेनेक्स, ठीक है, याक, आइबेक्स, ग्रे फॉक्स, लियोपर्ड और ब्लैक बियर। ठीक है ना। तो ये आप याद रखें कि कौन कौन सी फ्लोरा और कौन कौन से फोना पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपने ध्यान रखा होगा। फ्लोरा एक बार फिर से देख लेते हैं, प्लांट स्पीसीज जैसे पाइन्स, फिर है ना स्प्रूस, देवदार, ये हो गई फ्लोरा और ये हो गए फोना। ठीक है ना। तो ये जब भी आंसर लिखने को है तो आप ध्यान रखें। इसके बाद आगे देखेंगे डीप फॉरेस्ट, है ना, बहुत घने फॉरेस्ट हैं। फ्लोइंग रिवर्स, नदियां बह रही हैं, लेक्स, ग्रासलैंड एंड केव्स इन द माउंटेन्स आर होम टू डाइवर्स। तो माउंटेन से क्या होते हैं, डीप फॉरेस्ट, नदियां बहती हैं माउंटेन से, लेक्स होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं और केव्स रहते हैं। क्योंकि चूंकि माउंटेनियस रीजन है तो ऑब्वियसली केव्स तो रहेंगी। इन द माउंटेन्स ये होम होते हैं वेरियस फौना का, है ना। फॉर इंस्टांस द गोल्डन ईगल, हमने समझा ना कि जो वेरियस फ्लोरा एंड फोना है इनके ये होम है। सबसे ज्यादा फ्लोरा और फोना की अगर स्पीसीज पाई जाएगी तो माउंटेनियस रीजन में ही पाई जाएगी, इस बात को भी ध्यान रखें। अब जैसे गोल्डन ईगल वी हैव डिस्कस रिसेंटली, द पेरेगिन फाल्कन, कैनेडियन लेनेक्स, द स्नो लियोपर्ड, आइबेक्स, एसेट्रा। इसके बाद देखो, डोंट मिस आउट में, गंगा इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय। तो आज हम सबने एक सेक्रेड रिवर का नाम सुना होगा जिसका नाम है गंगा, है ना। हम सबके घरों में गंगा का पानी रखा रहता है, जैसे हम बोलते हैं गंगा जल। ठीक है ना, वो जल बहुत पवित्र है। सॉरी टू कॉल इट पानी, दैट इज जल। तो इन इंग्लिश गैंगेस इज ऑल्सो यूज नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि गंगा रिवर की लंबाई कितनी है, नियरली अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर। इस नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, हम सबने समझा था ट्रिब्यूटरीज वो रिवर होती हैं जो किसी मेन रिवर में अपना पानी छोड़ देती हैं। जैसे सपोज ये गंगा है, ये यमुना है, तो ये यमुना अपना पानी कहाँ मिला रही है, गंगा में। तो यमुना विल बी ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है। सम ऑफ देम लाइक यमुना एंड घाघरा ऑल्सो ओरिजिनेट इन द हिमालय। कुछ नदियां हैं जैसे यमुना हो गई, घाघरा हो गई, ये सब नदियां कहाँ, हिमालय से निकलती हैं। हिमालय बेसिकली माउंटेन रेंज है। ठीक है। अब कुछ नदियां ऐसी हैं जैसे सोन है, ठीक है, ये विंध्या रेंज से निकलती है। विंध्या रेंज का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे माउंटेन्स होंगे, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेंज। अब ये विंध्या रेंज कहाँ है, ये हमारे एमपी वाले रीजन में पड़ जाती है। ठीक है ना। चलो, तो गंगा का समझ में आया। गंगा जो है वो लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, और इसकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर है। इसके बाद हम समझते हैं लाइफ इन द माउंटेन, कि जो माउंटेन्स है वहाँ का जीवन कैसा है, वहाँ का लाइफ कैसी। सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिख रहा हो, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया बेसिकली इट वांट्स टू स्टेट दैट माउंटेनियस रीजन, कि जो लोग माउंटेन्स में रहते हैं वो लोग कैसी फार्मिंग करते हैं। क्योंकि वहां पे देखो, सबसे पहले बात समझो कि फार्मिंग होने के लिए प्लेन एरिया का होना बहुत जरूरी है। भाई ऑब्वियसली जैसे आप किसी एरिया कंफर्टेबली क्या उगा सकते हैं, मतलब कुछ भी तब उगा सकते हैं जब वो एरिया कैसा हो, प्लेन हो। तभी तो आप फावड़ा ये कोदाली लेके उसको क्या करते हैं, प्लेन करते हैं। क्योंकि माउंटेन तो क्या कैसे होते हैं, टॉल होते हैं, वहाँ एरिया प्लेन नहीं होता है। तो वहाँ के लोग खेती कैसे करते होंगे। तो वहाँ का जो सबसे प्रेविलेंट जो फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जिसे बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है
वो लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं काट काट के, जहाँ इतने एरिया पे क्या है वो अपना प्रोडक्ट उगा लेते हैं। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो इतने में ग्रो कर लेते हैं, और ऐसे से वो अपना सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, बेसिकली अपना गुजारा चला रहे हैं। बोलो बात समझ में? तो यहाँ से आपको एक चीज़ और सीखने को मिली कि जो नॉर्थ इंडिया है, माउंटेनियस रीजन है, उसमें लोग कैसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं? टेरेस फार्मिंग वाली, ठीक है ना? चलो, इसके बाद देखते हैं लाइफ इन द माउंटेन। तो माउंटेन टेरेन, माउंटेन टेरेन का मतलब क्या होता है? देखो, टेरेन का मतलब होता है कि जमीन कैसी है ना? जैसे अब आप कहें कि सर लैंड फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो हमने कहा देखो, लैंड फॉर्म का मतलब होता है कि जमीन क्या है? माउंटेन है, प्लेन है या डेजर्ट। टेरेन का मतलब होता है कि जमीन कैसी है, ठीक है? ढलान वाली जमीन है, स्टीप है, या रॉकी है, उसमें पत्थर हैं, या फ्लैट है, या वो जमीन सैंडी है, ठीक है ना? कैसी है? सैंडी, मतलब उसमें रेत है। तो जमीन कैसी है, ये क्या होता है? टेरेन। तो माउंटेन का जो टेरेन है इज यूजली रग्ड एंड रफ, वो रफ है, और उसमें क्या है? स्लोप्स बहुत ढलान, तेज ढलान वाले हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि जो रेगुलर फार्मिंग होती है वो सिर्फ वैलीज में हो सकती है, माउंटेन्स पे नहीं हो सकती है। तो सिविलाइजेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स। तो ये जो माउंटेन्स के जो स्लोप्स हैं इनको काट दिया जाता है ना, ऐसे ढलान बना दी जाती है, जैसे अपनी सीढ़ियां बनाई जाती है, घर की सीढ़ियां बनाते हैं हम लोग सब, तो ऐसे बाई कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप, दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। तो ऐसी फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं? टेरेस फार्मिंग। इन मैनी माउंटेनियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड, हर्डिंग इज द प्रेफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर। और जो पशुपालन है ना, तो वो एग्रीकल्चर के बाद में क्या है? ये ऑक्यूपेशन है लोगों का। इसके बाद फिर कौन सा है? टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब क्या होता है? हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं टूरिज्म। टूरिज्म इज ऑफन एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन। लोग माउंटेन को घूमने के लिए जाते हैं, तो इससे क्या है? वो एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, क्योंकि लोग वहां जाके खर्च करेंगे, सामान लेंगे, घूमेंगे। तो जैसे हम सब गाइड हायर करते हैं, तो बेसिकली ये वहाँ का सोर्स ऑफ इनकम है। द क्रिस्प माउंटेन एयर, वहाँ की जो कोल्ड ब्रीज है, ठंडी हवा है, सीनिक ब्यूटी, ये बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। सम टूरिस्ट ऑल्सो गो टू माउंटेन्स फॉर स्पोर्ट, है ना? कुछ टूरिस्ट जो है वो स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, जैसे स्कीइंग हो गया, हाइकिंग हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, ठीक है, पैराग्लाइडिंग हो गया। तो फॉर मैनी सेंचुरीज पीपल हैव ऑल्सो ट्रेवल टू दिस अपलैंड फॉर पिलग्रिमेज। तो बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, तीर्थयात्री हैं, वो किस लिए जाते हैं? अपनी यात्रा करने के लिए, है ना? पवित्र जगहों पे घूमने के लिए। जैसे वैष्णो देवी, आप सबने सुना होगा, वैष्णो देवी जो माता का टेम्पल है, ये माउंटेन पे, ये प्लेन एरिया पे है या माउंटेन्स पे है? तो आप सबका आंसर है सही, किसी न किसी माउंटेन पे है। तो लोग वहां जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं? फॉर रिलीजियस पर्पस। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? तो ये सारे चीजें बन जाती हैं, तो ये उनके लिए क्या हो जाता है? अब देखो, लाइफ के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले क्या है? एग्रीकल्चर। लोग क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कौन सी फार्मिंग कर रहे हैं? तो टेरेस फार्मिंग। सेकंड हो गया हार्डिंग। क्या हो गया? हार्डिंग, है ना? पशुपालन, पशुओं को चराते हैं। थर्ड क्या हो गया? टूरिज्म। तो माउंटेन्स में क्या हो गया? टूरिज्म। बोलो समझ में आ गई बात नहीं? ठीक है ना? अब सुनो ध्यान से, डोंट मिस आउट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें है। बचेंद्री पाल स्टार्टेड क्लाइंबिंग माउंटेन्स फ्रॉम अ यंग एज एंड लेड मैनी वुमन क्लाइंबिंग एक्सपेडिशंस। शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984। मतलब क्या हुआ सर? मैंने कहा देखो, एक माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है, ये बात सबको पता है, ठीक है? इस माउंट एवरेस्ट पे, जो कि इस समय नेपाल में है, तो इस माउंटेन पे सबसे पहली जो वुमन थी, ठीक है ना, सबसे पहली वुमन, इंडियन वुमन, सबसे पहली इंडियन वुमन थी कौन? बछेंद्री पाल, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। और इस वजह से इनको पद्मश्री से अवॉर्डेड किया गया। और उसी ईयर, और क्या बोलते हैं, एंड द सेम ईयर पद्म भूषण इन 2019। यानी कि जब इन्होंने 1984 में इन्होंने चढ़ाई की, तो इसी समय, इसी साल इनको पद्मश्री मिला। और 2019 में क्या मिला? पद्म भूषण है। पर फिलहाल में याद रखना कि बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। डोंट फॉरगेट दिस नेम प्लीज। सेकंड है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा वो नाम है जिनकी एक लेफ्ट लेग नहीं थी, है ना? सी लॉस्ट अ लेग इन एन एक्सीडेंट व्हेन सी वाज 22। बेसिकली ये ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी, तो कुछ लोगों ने इनको धक्का दे दिया ट्रेन से, जिसकी वजह से इनकी लेफ्ट लेग जो थी, लेफ्ट जो लेग थी, वो खराब हो चुकी थी। इस वजह से क्या है, और ये किस एज में हुआ था? 22 में। इस वजह से वो क्या थी बेटा? एम्प्यूटी थी। एम्प्यूटी का मतलब होता है अपंग, विकलांग, है ना? तो विद बचेंद्री पाल्स एनकरेजमेंट सी मैनेज टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2030। लेकिन अपनी एक टांग ना होने के बाद भी
यानी कि नकली उन्होंने जो लेग लगवाई थी, उससे उन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे माउंटेन्स को भी फतेह कर लिया, जीत गई। और इसके साथ में सिर्फ माउंट एवरेस्ट पे ही नहीं चढ़ी, माउंट विंसन जो अंटार्कटिका में, वहां भी। इसके लिए उन्हें 2015 में अवार्डेड किया गया पद्मश्री से। तो बेसिकली सी इज एन इंस्पिरेशन कि जिनके पास जो कंप्लीटली फिट नहीं है वो भी कर सकते हैं, पर वो मेंटली फिट थी। तो बेसिकली सी इज अ रियल इंस्पिरेशन फॉर अस। इसके बाद आप देखेंगे बेटा, ये कुछ फीचर हैं, जैसे फ्लैश फ्लड है ना, बाढ़ आ जाती है, लैंडस्लाइड, जमीन धंस जाती है। इसके बाद ये एवलांचे है ना, कि जब पूरी की पूरी बर्फ एकदम बहुत स्पीड से नीचे की ओर धंसती है, तो इसे बोलते हैं एवलांच। अनकंट्रोल टूरिज्म, ये भी मेजर प्रॉब्लम दिख रही है, कि जब बहुत सारे लोग अब आना चाहते हैं, है ना, बेसिकली रील कल्चर से इन्फ्लुएंस होके बहुत सारे लोग माउंटेन्स में आ जाते हैं, तो बेसिकली अनकंट्रोल टूरिज्म हो रहा है। ठीक है, हैवी स्नोफॉल, बर्फ गिर जा रही है, क्लाउड बस्ट है ना, बहुत सारी बारिश एक साथ हो जा रही है, एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज नोन एज क्लाउड बस्ट। क्लाउड बस्ट का मतलब ये नहीं होता कोई बादल फट जा रहा है, इसका मतलब होता है बहुत सारी बारिश हो गई है, तो लोग कहते हैं कि बारिश बहुत सारी हो गई इसलिए वो बादल फट गए। कोल्ड वेदर, ये सारे चैलेंजेस हैं, ये सारा क्या है, फीचर है। अब देखो, यहाँ बात करते हैं डोंट मिस आउट पे। तो मैनी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड कंसीडर माउंटेन्स टू बी सेक्रेड प्लेस। दुनिया की जो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, है ना, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, तो वो माउंटेन्स को एज अ सेक्रेड प्लेस मानती हैं। हम सब कहते हैं हिंदुइज्म में कि हमारे जितने भी भगवान हैं उन सबका जो निवास स्थान है, उन सबका जो रेसिडेंशियल प्लेस है, वो माउंटेन्स है। जैसे आप सबने सुना होगा, हमारे हिंदुइज्म में एक भगवान है, गॉड लॉर्ड शिवा, महादेव। तो हम सब कहते हैं कि जो महादेव है, महादेव का कौन सा घर है, कैलाश पर्वत। हम सब क्या मानते हैं, महादेव का कौन सा घर है, कैलाश पर्वत, ये हम सब मानते हैं, कैलाश पर्वत। तो कैलाश भी क्या है, एक माउंटेन हुआ, है ना। माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एट 8,849 मीटर, हैज मेनी नेम्स। अब जो माउंट एवरेस्ट है, इसके बहुत सारे नाम हैं। जो तिब्बत है, तिब्बत के लोग इसे बोलते हैं चोमो लंगमा, ध्यान रखना। तिब्बत के लोग क्या बोलते हैं, चोमो लंगमा। विच मीन्स मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है कि दुनिया की मातृ देवी है ना, ये माता है, और माता को क्या मानते हैं, देवी। ठीक है। तो तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं बेटा, चोमोलंगमा। एंड वर्शिप द माउंटेन एज सच, है ना, और इसके इसके साथ में इसकी पूजा करते हैं। नेपाली जो होते हैं, नेपाल वाले लोग इसे बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं, सागर माथा। इसका मतलब होता है गॉडेस ऑफ द स्काई, यानी कि है ना, आकाश के देवता। सिमिलरली ऐसे ही माउंट कैलाश इन तिब्बत, जो अभी हमने बात की थी ना, माउंट कैलाश जो लॉर्ड शिवा का प्लेस है, इसको बोलते हैं, इट इज इन तिब्बत, इज हेल्ड सेक्रेड बाय फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड बौन। बौन एक एंशियंट रिलीजियन है जो कि तिब्बत में है, ठीक है ना, आज भी प्रैक्टिस होता है। सच रेवरेंस फॉर माउंटेन समिट इज आल्सो फाउंड एल्सवेयर इन इंडिया एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली जितने भी सारे टेम्पल्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे टेम्पल्स माउंटेनियस रीजन पे भी रहते हैं। इस वजह से वो सेक्रेड माने जाते हैं, पवित्र माने जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो ये सारी चीज हमारी किसकी हो गई, माउंटेन्स की हो गई। तो हमने डिस्कस किया कि माउंटेन्स क्या होते हैं, हिल्स क्या होती हैं, ठीक है ना। फिर हमने ये डिस्कस किया कि माउंटेन्स की लाइफ स्टाइल कैसे होती है, कौन कौन से फौना पाए जाते हैं, फ्लोरा पाए जाते हैं। लाइफ स्टाइल में हमने बात की कि कैसी उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, तो उसमें हमने बात की एग्रीकल्चर की। उसके बाद हमने बात की हर्डिंग की, थर्ड हमने बात की टूरिज्म की, ठीक है। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं सेकंड फीचर पे, जिसका नाम है प्लेट्यू। तो प्लेट्यू इज अ लैंड फॉर्म दैट राइजेस अप, जो उठा हुआ होता है कहाँ से, फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड, यानी कि आसपास की जो जमीन है उससे उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है। एंड हैज अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस, सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स, है ना। लाइक माउंटेन्स प्लेट्यूज कैन बी यंग और ओल्ड। अब आपको समझ में, देखो, हमने पहले समझा कि ये जो माउंटेन है, इसकी इस जो स्लोप है बहुत स्टीप है। कैसी है, बहुत स्टीप, यानी बहुत ज्यादा ढलान है। प्लेट्यूस की नहीं होती है, प्लेट्यूस जमीन से उठे हुए होते हैं, प्लेट्यूस जमीन से उठे हुए होते हैं, पर ऐसे होकर ऐसे आ जाते हैं। तो ये ढलान बहुत तेज है, ये मतलब कम है ना। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं क्या, प्लेट्यू। इनकी जो सरफेस होती है वो जनरली फ्लैट रहती है। कैसी रहती है, फ्लैट, पर प्लेन एरिया से ज्यादा हाइट रहती है इनकी, ठीक है ना। लाइक माउंटेन्स प्लेट्यूज कैन बी यंग और ओल्ड, जैसे माउंटेन्स यंग हो सकते हैं, ओल्ड हो सकते हैं, ऐसे ही प्लेट्यूज भी यंग और ओल्ड हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने समझा था कि माउंटेन्स में यंग माउंटेन कौन सा है, तो हिमालय की बात की थी हमने, ठीक है। हमने ओल्ड की बात की थी, तो किसकी बात की थी, जब हमने कहा था ओल्डेस्ट जो माउंटेन रेंज है, वो हमने बात की थी राजस्थान के अरावली की। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। चलो,
अब हम बात करते हैं जो ओल्डेस्ट और यंगेस्ट प्लेट्यूस हैं वो कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं, टू एग्जांपल्स ऑफ प्लेट्यूस आर द तिब्बतन प्लेट्यू, द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ये सबसे बड़ा प्लेट्यू है वर्ल्ड का, तिब्बतन प्लेट्यू, जो नेपाल के ऊपर की जो जमीन है वो प्लेट्यू है। ठीक है, एंड द डेक्कन प्लेट्यू, दूसरा प्लेट्यू कौन सा है, डेक्कन प्लेट्यू, ये कहाँ है, ये हमारे इंडिया में महाराष्ट्र वाले रीजन में है। आप सुना, एमपी के नीचे जो साउथ में स्टेट है महाराष्ट्र, वहां पे जो स्ट्रक्चर है, वहां पे जो लैंड फॉर्म है वो प्लेट्यू का है। तो वहां के प्लेट्यू का नाम क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। तो द हाइट्स ऑफ प्लेट्यू कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर। तो जो प्लेट्यू की हाइट कुछ मीटर से लेकर थाउजेंड मीटर्स तक वेरी कर सकती है। पढ़ते हैं, डोंट मिस आउट, द टिबेटन प्लेट्यू हैज एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर। अब समझो, देखो माउंटेन की हमने समझी थी कि 8000 रहती है जनरली, है ना, 8000 कितनी थी, 8849 मीटर, ये माउंट एवरेस्ट की थी। ठीक है ना, लेकिन हमने बात की तिब्बतन प्लेट्यू की, तो तिब्बतन प्लेट्यू की हाइट कितनी है, 4500 मीटर, विच एक्सप्लेन्स व्हाई इट हैज बीन निक नेम्ड एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की छत कहा जाता है इसे, किसे कहा जाता है दुनिया की छत, तिब्बतन प्लेट्यू। कहने की मतलब है कि वो इतने ऊंचाई पे है वो एरिया 4500, वहां से हम प्लेन एरिया को देख सकते हैं। जनरली हम छत से क्या करते हैं, हम आसपास का जो एरिया नीचे का है वो हम देखते हैं। तो ऐसे ही जब प्लेट्यू की हाइट इतनी है 4500 मीटर, तो वहां जो इंसान खड़ा होगा, जो चीजें होंगी, तो वो आसपास के एरिया को देख सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ध्यान रखना। तो विच इज नॉन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो दैट आंसर विल बी तिब्बतन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, है ना। और जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है दुनिया का सबसे पुराने प्लेट्यूज में भी एक है, जो कि कैसे बना था, वॉल्केनिक एरप्शन से, है ना। वहां वॉल्केनो फूटा होगा तो जो मैग्मा था बाहर आ गया होगा लावा के फॉर्म में, फिर वो ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर्स ठंडा हो गया। तो आसपास के एरिया से जब वो जम गया तो वो हाइट क्या हो गई, आसपास के एरिया से ज्यादा हो गई, है ना। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू। अब प्लेट्यूज में एक स्पेशलिटी है वो आप कभी नहीं भूलेंगे, लाइक माउंटेन्स प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। प्लेट्यूज जो होते हैं वो मिनरल डिपॉजिट्स में रिच होते हैं, यानी कि प्लेट्यूज में बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं। जिस तरीके से फ्लोरा और फोना की बहुत सारी स्पीसीज माउंटेनियस रीजन में मिल जाएगी, उसी तरीके से प्लेट्यूज में बहुत सारी मिनरल्स डिपॉजिट्स मिल जाए। ठीक है ना। और इसी वजह से प्लेट्यूज को हम बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। जिसकी वजह से माइनिंग की जो सबसे ज्यादा एक्टिविटीज देखी जाती है, माइनिंग की, डिगिंग की, वो सब के सब कहाँ देखी जाएंगी, प्लेट्यूज में। भाई जहाँ मिनरल्स हमको मिलेंगे वहीं तो हम माइनिंग करेंगे, वहीं तो हम खोदेंगे, है ना। तो चूंकि प्लेट्यू में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से माइनिंग की सबसे बड़ी एक्टिविटी कहाँ देखी जाती है, प्लेट्यूज पर। बात समझ में आई? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, है ना, ये अफ्रीकन प्लेट्यू है। ये फेमस है गोल्ड के लिए और डायमंड माइनिंग के लिए। इन इंडिया, हम इंडिया की बात करें तो छोटा नागपुर प्लेट्यू बेसिकली कौन सा है, झारखंड वाला, जो आज के समय झारखंड है ना स्टेट, उस झारखंड में प्लेट्यू है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, कोयला हो गया और मैंगनीज हो गया। ठीक है ना। द प्लेट्यू एनवायरनमेंट, अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। द प्लेट्यू एनवायरनमेंट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मैनी प्लेट्यूज हैव अ रॉकी सॉइल। बहुत सारे प्लेट्यू में जो है वो सॉइल कैसी पाई जाती है, रॉकी, चट्टानों वाली। विच मेक्स देम लेस फर्टाइल, क्योंकि अब जमीन पर चट्टाने होंगी, रॉकी सॉइल होगी, तो उस पर खेती नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो कैसा हो जाएगा, लेस फर्टाइल हो जाएगा। ठीक है। एंड देयरफॉर लेस फेवरेबल टू फार्मिंग, और प्लेट्यूज पे फार्मिंग पॉसिबल नहीं होती है जिनकी सॉइल रॉकी होती है। एन एक्सेप्शन इज दैट ऑफ लावा प्लेट्यूज दैट इज फॉर्म थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटीज एज दे ऑफन हैव अ रिच ब्लैक सॉइल। लेकिन जो प्लेट्यू, बहुत ध्यान से समझना, प्लेट्यू पे रॉकी सॉइल होती है जिस वजह से उस पर फार्मिंग नहीं की जा सकती है। लेकिन ऐसे प्लेट्यू जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हो, मतलब यानी कि जमीन थी, जमीन के अंदर से मैग्मा निकला, बाहर आके जम गया, तो आसपास का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, ऊंचा हो गया। अभी जो मैग्मा ठंडा हुआ, लावा जो है ना, जिसे हम बोलते हैं लावा, ये जो ठंडा हुआ, इसने एक सॉइल बनाई, या ये लावा एक सॉइल बनाता है जिसका नाम है ब्लैक सॉइल। क्या नाम है, ब्लैक सॉइल। तो ये ब्लैक सॉइल की वजह से, है ना, यहाँ पे फसलें उग जाती हैं, जैसे कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि ब्लैक सॉइल पे कौन सी क्रॉप उगती है, तो कॉटन, है। तो प्लेट्यूज आर होम टू मैनी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स। जो प्लेट्यूज होते हैं उन पे जनरली वाटरफॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें सदर्न अफ्रीका की, अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका की, है ना, उसमें विक्टोरिया फॉल्स मिलता है। कौन सी रिवर पे, जाम्बेजी रिवर। इंडिया की बात करें
तो इंडिया के छोटा नागपुर प्लेट्यू जो हमने बात की अभी झारखंड में है, उस झारखंड में कौन सा प्लेट वो वाटरफॉल मिलता है? हुंडरू फॉल्स। तो ध्यान रखना है, इंडिया का बेसिकली ध्यान रखना है। हुंडरू फॉल्स कहाँ मिलता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। कौन सी रिवर पे? तो सुवर्ण रेखा नदी बनाती है। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है। और दूसरा कौन सा है? जोग। जोग कहाँ है? ये शरावती नदी है, वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न घाट में शरावती। अब जिनको वेस्टर्न घाट नहीं पता, मैं बताता हूँ, ये साउथ इंडिया का कुछ मैप है। तो यहाँ जो भी माउंटेन पाए जाते हैं ना, ये माउंटेन रेंज, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे एक वाटरफॉल पाया जाता है जिसका नाम है जोग वाटरफॉल। रिवर कौन सी है? शरावती, ध्यान रखना। इसके बाद अगला है, अगला वाटरफॉल कौन सा है? ये द नोहक खलाई है ना। एक मिनट, इसको इरेज कर लूं। नोहक काली कई, देखो। अब देखो ये कौन सा है? नोह काली कई। ये नोह काली कई कहाँ पाया जाता है? देखो, नोह काली कई फॉल्स ड्रॉप डाउन 340 मीटर्स फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेट्यू मेघालय। तो ध्यान रखना, नो काली कई वाटरफॉल कहाँ है? मेघालय में, है ना। ये सब ध्यान रखना। कुछ हैं फैक्ट्स, जैसे इंडिया में हुंड्रू फॉल्स कहाँ है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है। जोग फॉल्स कहाँ है? तो वेस्टर्न घाट्स। अगर पूछा जाए नुआ काली कई कहाँ है, तो मेघालय। ठीक है ना, मेघालय इंडियन स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। आगे देखो, हमने माउंटेन्स की बात की, प्लेट्यूज की बात की। अब हम बात करते हैं थर्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम है प्लेन्स। तो प्लेन्स आर लैंडफॉर्म दैट हैव एन इंटेंसिव फ्लैट, एक्सटेंसिव फ्लैट और जेंटली अनडिलेटिंग सरफेस। दे डू नॉट हैव लार्ज हिल्स और डीप वैलीज, है ना। तो प्लेन वो एरिया होता है जो फ्लैट होता है, वो ऊंचा नहीं होता है, वो प्लेटू जैसा भी नहीं होता, वो एरिया प्लेन होता है। ठीक है ना। दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर एबव, और उनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाएगी तो 300 मीटर हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। जबकि हमने देखा तिब्बतन प्लेटू की हाइट 4500 मीटर थी, विच इज मच ग्रेटर देन दिस हाइट। माउंटेन्स की 8000 मीटर हो जाती है, तो विच इज मच मोर ग्रेटर देन, हाइयर देन दिस और दिस हाइट। ठीक है ना। प्लेन एरिया की सबसे ज्यादा से ज्यादा हाइट होगी तो 300 मीटर होगी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। फ्लड प्लेन्स आर वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लेन्स। अब प्लेन्स में ही एक टाइप है फ्लड प्लेन्स। अब ये फ्लड प्लेन्स क्या होता है, तो सुनो। जो भी प्लेन बनाए जाते हैं वो नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा, देखो, अगर नदी बहेगी तो आसपास का जो भी उठा हुआ एरिया होगा, तो उस एरिया को क्या कर देती है? एरोड कर देती है। एरोड शब्द ध्यान रखना, एरोड उसका मतलब क्या है? उसको रिमूव कर देती है धीरे धीरे। ठीक है। अगर पत्थर भी हो तो उस पत्थर को नदियां तोड़ के चली जाती हैं। और एक दिन की प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो बेसिकली उनका नेचर होता है नदियों का, कि बीच में जो भी स्ट्रक्चर आ रहा होता है उसको प्लेन तोड़ ताड़ के क्या बना देती हैं? प्लेन एरिया बना देती हैं। तो जब वो उसको प्लेन बनाती हैं, जब उसको वो प्लेन बनाती हैं, तो वो माउंट कैसा हो जाता है? एरिया फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लैट, रहने लायक हो जाता है, एग्रीकल्चर करने लायक हो जाता है। फॉर्म्ड बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन रेंज, वेयर दे कलेक्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, सैंड एंड स्लेट आर कॉल्ड सेडिमेंट। जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, है ना, रॉक के, सैंड, स्लेट, ये सब क्या होती हैं? सेडिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स। तो जब भी आगे वर्ड यूज हो सेडिमेंट, तो समझ जाना है कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट। तो दीज सेडिमेंट्स आर कैरिड ऑल द वे टू द प्लेन्स, है ना। और ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये प्लेन्स तक आते हैं। ठीक है। वेयर द रिवर्स डिपोजिट देम, मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल। और जो मिट्टी को क्या बना देते हैं? बहुत फर्टाइल बना देते हैं। एज अ रिजल्ट, दीज प्लेन्स आर आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप। और जिसकी वजह से ये जो प्लेन एरिया है, वो क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत वो रहता है, आइडियल रहता है। एग्रीकल्चर इज अ मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन द लैंड फॉर्म। प्लेन ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। और प्लेन एरिया की वजह से ये जो यहाँ की जो फ्लोरा और फौना है, वो बड़ी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे आप देख रहे होंगे, देखो ये जो येलो लाइन है, ये माउंटेन की लाइन है। ठीक है ना। ये कौन सा है? अमेरिका में रॉकी माउंटेन रेंज। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये प्लेन है। तो मिसिसिपी प्लेन है, किसने बनाया? मिसिसिपी रिवर ने। ठीक है। यहाँ जो प्लेन है साउथ अमेरिका में, वो है अमेजन प्लेन। किस रिवर ने बनाया? अमेजन रिवर ने। हमारे इंडिया में ये जो प्लेन दिख रहा है ग्रीन, इसे बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। किसने बनाया? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स ने बनाया। बात समझ में आई? बेसिकली आसान भाषा में समझो, नदियां जो होती हैं वो अपने बीच में आई हुई रास्ते में जो भी स्ट्रक्चर आता है, जो भी पत्थर आते हैं, उनको क्या कर देती हैं? प्लेन एरिया में बिछा देती हैं, है ना? और जब यही बड़े बड़े पत्थर छोटी छोटी मिट्टियों में टूट जाते हैं, तो ये क्या बन जाती है? सॉइल बन जाती है। क्या बन जाती है? सॉइल। तो सॉइल क्या हो जाती है? फर्टाइल होती है। और सॉइल को प्रॉपर नदियों से पानी मिल रहा है, तो इसलिए वो एरिया कैसा हो जाता है? फर्टाइल हो जाता है, जहाँ हम खेती कर सकते हैं। ठीक है ना। बढ़ते आगे।
अब आपने देखा होगा ये वाला एरिया मैं बता देता हूँ आपको, ये यूपी और बिहार वाला एरिया है। कौन सा? यूपी बिहार। ये एरिया क्यों दिखाया गया? तो ये एरिया इसलिए दिखाया गया ताकि आप ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ये जो हिमालय है, माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन है, ये हिमालय है। कौन सा है? ये हिमालय। ये हिमालय है क्योंकि ये बहुत ऊंचा है, इसलिए किससे ढका हुआ है? ये बर्फ से ढका हुआ है, स्नो कैप्ड है। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये बर्फ है। इसके बाद यहाँ जो एरिया जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, ये एरिया कैसा है? ये एरिया प्लेन एरिया है। और इसी प्लेन एरिया को हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्या बोलते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्योंकि यहाँ से रिवर बह रही है गंगा। ठीक है ना? और ये जो नदियां बहुत सारी आपको दिख रही होंगी, ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है ना? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। ठीक है, सैटेलाइट व्यू ऑफ गंगा प्लेन्स। तो ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि इन प्लेन्स में लाइफ कैसी रहती है ना? थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो द फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड रिवर्स इन फर्टाइल प्लेन्स। देखो हमेशा बात सुनना, लोग कहाँ रहना प्रेफर करेंगे? माउंटेन्स में, प्लेट्यूज में, या प्लेन्स में? है ना? तो आंसर इज प्लेन्स में। क्यों? क्योंकि वो प्लेन एरिया है, लिवेबल है, जहाँ एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसी वजह से जो दुनिया की सिविलाइजेशंस बनी है वो कहाँ बनी है? प्लेन एरिया में। अब जैसे आपने सबसे पहली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा इंडिया की, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाम सुना है? क्या सुना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन किस एरिया में थी? जहां इंडस प्लेन हो। जहां क्या था? इंडस प्लेन। इंडस रिवर। जहां इंडस रिवर थी, तो इस इंडस रिवर ने आसपास के एरिया को क्या बना दिया था? प्लेन एरिया बना दिया था। जिस वजह से ये एरिया कैसा हो गया था? लिवेबल हो गया था, फर्टाइल हो गया। ठीक है, इन अवर टाइम टू, अब जब सिविलाइजेशंस भी बनी है तो आज के समय भी अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन प्लेन। तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन होती है लार्ज पार्ट में, वो कहाँ रहती है? प्लेन्स में। आप यहाँ देखो, यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन है। इसी वजह से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट्स में अगर किसी में, तो वो बिहार में है। क्योंकि ये एरिया कैसा है? प्लेन एरिया, फर्टाइल एरिया है। अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन वन फोर्थ ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि इंडियन पॉपुलेशन की 25% पॉपुलेशन, जो कि छोटा मोटा ये वो नहीं है आंकड़ा, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। यानी 25% इंडियन पॉपुलेशन कहाँ रह रही है? गंगा प्लेन में। है ना? जिसे गंगेटिक प्लेन भी कह देते हैं। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि एरिया प्लेन है, फर्टाइल है। द मेजर ऑक्यूपेशन, अब यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होगा? तो ये अंडरस्टूड है कि नदियों के पास में रह रहे हैं तो सॉइल फर्टाइल होगी, तो बेसिकली इनका एग्रीकल्चर मेजर प्रोडक्शन होगा, है ना? या मेजर ऑक्यूपेशन होगा। एग्रीकल्चर के साथ में चूंकि नदियां हैं, इसलिए यहाँ ये लोग क्या कर सकते हैं? फिशिंग। है ना? अब फिशिंग कहाँ पॉसिबल नहीं है? माउंटेनियस रीजन। तो यहाँ ये फसलें उगाएंगे, सच एस राइस, चावल उगा सकते हैं, गेहूं, मेज, वार्ले, मिलेट्स आर ग्रोन, ये सारी यहाँ क्रॉप्स हैं, उगाई जाती हैं। फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो वो कॉटन, जूट, हेम्प हो गया। हेम्प बेसिकली भांग होती है, पर इसे क्या है? रेसे बनाई जाती हैं। तो दीज आर ऑल्सो ग्रोन इन द गैंगेटिक प्लेन, ये सारी फसलें, ध्यान रखना। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज बीन मोस्टली रेन फेड इन रिसेंट डिकेड्स, हाउएवर एग्रीकल्चर हैज टर्न टू इरिगेशन। है ना? तो आजकल जो एग्रीकल्चर है वो इरिगेशन पे डिपेंड हो गई है। इरिगेशन विद वाटर ब्रॉट टू द फील्ड्स थ्रू नेटवर्क ऑफ कैनाल्स। अब इन नदियों से, जैसे नदी बह रही है, हमारे खेत यहाँ है, तो इन नदियों से क्या है? नहरें बनाई जाती हैं, जिससे क्या है? पानी कहाँ जाता है? खेतों की ओर जाता है। ठीक है ना? जिससे जिसे हम बोलते हैं क्या है? हमारे खेतों को पानी लगा, इरिगेशन बोलते हैं, सिंचाई। इरिगेशन थ्रू कैनाल्स, नहरों से सिंचाई की गई। व्हाइल इरिगेशन हैज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हालांकि ये बात सही है कि इरिगेशन ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया है। अगर इरिगेशन नहीं होता तो इस नदी के आसपास का ही एरिया फर्टाइल हो सकता था। पर नहरों ने, है ना, नहरों ने क्या किया है? इरिगेशन ने क्या किया है कि जो दूर दराज की जमीनें हैं उनको भी क्या बना दिया है? एग्रीकल्चर करने लायक बना दिया है ना? तो इट इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इट हैज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अब समझो, जितनी दूर दूर तक पानी जाएगा तो उस एरिया का पानी भी तो निकाला जाएगा ना? है ना? जब हमें यहाँ पहुंचाना रहेगा तो इस एरिया से पानी निकालना रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां का जो ग्राउंड वाटर था वो कम हो गया। कैसा हो गया? कम हो गया। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है डिक्रीज द ऑफ ग्राउंड वाटर। बोलो, बात समझ में आई? इसके बाद देखो, दिस प्रेजेंट अ चैलेंज फॉर फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। है ना? और ये चैलेंज है एग्रीकल्चर के फ्यूचर को इस रीजन में। सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम अफेक्टिंग द गंगा प्लेन्स इंक्लूडिंग हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। सही बात है कि जो दूसरी पॉपुलेशन है वो कौन सी, जो प्रॉब्लम है वो कौन सी है? हाई पॉपुलेशन। इस एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो सिविक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से हाईएस्ट पॉपुलेशन भी यहाँ देखने को मिलता है। आप समझ देखो हमारी गंगा कितनी ज्यादा गंदी रखी है। और उसके बाद यमुना, जहाँ का पानी पीने लायक नहीं है। अब हम देखते हैं वाटर इन द, ये वेदर इन माउंटेन रेंज और
प्लेन्स द रिवर अराउंड द वर्ल्ड हैव कैरीड इमेंस कल्चरल वैल्यूज, है ना। अब चूंकि नदियां जो हैं वो एक कल्चरल वैल्यू को अपने साथ में रखती हैं, है ना। नदियों से हमारा नाता है, जैसे गंगा को हम माँ मानते हैं। इन पर्टिकुलर मैनी कम्युनिटीज हैव कंसिडर्ड रिवर सोर्स एंड इट्स कन्फ्लुएंस विद वन और टू अदर रिवर टू बी सेक्रेड, है ना। सुना है अलकनंदा रिवर है, भागीरथी नदी है, जो आके क्या बनाती है, गंगा, है ना। इसे हम बोलते हैं संगम। क्या बोलते हैं? जहाँ दो नदियां अपना पानी मिलाती हैं उन्हें हम बोलते हैं संगम। तो ये जो संगम होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, ये सैक्रेड माने जाते हैं, ठीक है। इन इंडिया न्यूमरस फेस्टिवल सेरेमनीज एंड रिचुअल्स आर कंडक्टेड एट सच लोकेशंस बिकॉज प्लेन्स हैव जेंटल स्लोप, क्योंकि प्लेन्स का जनरली स्लोप नहीं होता है, कम होता है। तो यहाँ पे रिवर नेविगेशन इजीली हो सकता है, यहाँ पे लोग वोटिंग कर सकते हैं। एंड इट सपोर्ट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अर्लियर डेज पीपल ऑल्सो यूज्ड रिवर्स एक्सटेमली टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। और प्लेन एरिया पे ही रिवर्स रह सक मतलब वो हो सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तो जनरली लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो कैसे भी जा सकते हैं, बाय वाटर वे जा सकते हैं। इवन टुडे आज भी देयर आर स्ट्रेचेस अलोंग द गंगा वेयर पीपल प्रेफर टू यूज बोट टू मूव अराउंड, है ना। आज भी गंगा रिवर्स के पास में आप कभी जाएंगे वाराणसी वाली एरिया में तो आप देखेंगे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में बोट्स प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्फ्लुएंस समझ में आया? कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है जहाँ दो रिवर जो है अपना पानी मिला रही है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा गंगा और यमुना अपना पानी मिलाती हैं इलाहाबाद प्रयागराज में आपने सुना प्रयागराज जो प्लेन एरिया, तो वहाँ कौन कौन सी रिवर पानी मिला रही है, गंगा और यमुना। तो बेसिकली ये कन्फ्लुएंस है। इसके बाद अगला है, इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर्ड थ्री मेन लैंडफॉर्म्स। इस चैप्टर में हमने तीन लैंडफॉर्म समझे थे। अब वो तीन लैंडफॉर्म आप बताएं कौन कौन से थे, है ना। मैं बता देता हूँ, माउंटेन्स, देन प्लेट्यू एंड प्लेन्स। बट इट्स सरफेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफन डिफाइन अ फ्यू मोर लैंडफॉर्म, है ना। पर जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं ये कुछ नए लैंडफॉर्म बनाते हैं, जैसे डेजर्ट हो गया। कैसा हो गया? डेजर्ट। डेजर्ट आर कंसिडर्ड टू बी लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंसेस। ये डेजर्ट बड़े एरिया होते हैं, लार्ज एरिया होते हैं और बहुत सूखे एरिया होते हैं। अब लेट मी क्लियर दिस पॉइंट वेरी क्लियरली कि आपके माइंड में कभी डेजर्ट सुनते से ही राजस्थान के वो रेतीले शब्द याद आते, वो रेतीली जमीन याद आती होगी, वो बात सही है। पर दैट इज 50% ट्रू। मतलब कि सर राजस्थान में जो रेत है वो डेजर्ट में काउंट होता है, ये सही बात है। पर सिर्फ रेत ही डेजर्ट नहीं होता है। डेजर्ट का मतलब होता है जहां वेजिटेशन नहीं है, जहां रेनफॉल नहीं है, जहां का एरिया ड्राई है। मतलब याद करो लद्दाख वाला रीजन, लद्दाख में क्या वेजिटेशन होती है? नहीं। क्या वहां बर्फ रहती है? बिल्कुल। वो ड्राई एरिया है, जिस वजह से लद्दाख भी डेजर्ट का एग्जाम्पल है। बात समझ में आई? क्योंकि लद्दाख ठंडा एरिया है इसलिए वो कैसा एरिया हो जाता है, कोल्ड डेजर्ट। कैसा एरिया? कोल्ड डेजर्ट। और जो हमारा डेजर्ट है राजस्थान का, थार डेजर्ट है ना। कौन सा डेजर्ट है? थार डेजर्ट। तो ये हमारा कैसा हो जाता है बेटा, हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल हो जाता है? हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल। इसके बाद देखो, देयर फ्लोरा एंड फोना आर ऑल्सो यूनिक। सम डेजर्ट्स आर हॉट, कुछ डेजर्ट्स हॉट होते हैं, जैसे सारा डेजर्ट अफ्रीका में, थार डेजर्ट इंडिया में। अदर आर कोल्ड, है ना। कुछ डेजर्ट जो होते हैं कोल्ड होते हैं, जैसे गोबी डेजर्ट इन एशिया, और हमारे यहाँ ये हो गया लद्दाख का डेजर्ट। डेस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशंस, है ना। यहाँ की कंडीशंस डेजर्ट में बहुत हार्श होती हैं, बहुत कठोर होती हैं, ह्यूमंस इजीली नहीं रह सकते हैं। ह्यूमंस हैव एडेप्टेड टू मोस्ट ऑफ द डेजर्ट इन इंडिया। कम्युनिटीज लिविंग इन द थार डेजर्ट, है ना। पर बहुत सारी कम्युनिटीज जो है राजस्थान में वो थार डेजर्ट में रह रही हैं और माइग्रेटिंग थ्रू इट, होल्ड रिच कल्चरल ट्रेडिशन सच एज फोक सॉन्ग एंड लीजेंड्स रिलेटेड टू द डेजर्ट, ना। लेकिन जिन भी व्यक्तियों का, जिन भी कम्युनिटीज का जन्म ही राजस्थान में मतलब डेजर्ट एरिया में हुआ हो, तो बेसिकली अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को वो होल्ड करती हैं, ठीक है ना। और उनका एक लगाव रहता है अपने लैंड फॉर्म से। जैसे हम जहाँ रहते हैं हमारा लगाव रहता है अपनी जमीन से, सेम उसी वे में, है ना। इन द सेम वे द पीपल हु आर लिविंग देयर, दे हैव देयर इमोशनल बॉन्ड विद द डेजर्ट। तो डाइवर्स वेज इन विच ह्यूमंस हैव मेड ऑल लैंड फ्रॉम देयर हैंड। तो ये जो जितने डाइवर्स तरीके हमने समझे कि लोग माउंटेन्स में भी रह रहे हैं, प्लेन्स में भी रह रहे हैं, प्लेट्यूस में भी रह रहे हैं, ठीक है ना, डेजर्ट में भी रह रहे हैं। तो इन्होंने जितने भी लैंड फॉर्म थे उन सभी को अपना घर बनाया। इज अ टेस्टमनी टू एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कि हम चैलेंज से लड़ सकते हैं। चैलेंज मतलब जो चुनौतियां, उनसे हम लड़ सकते हैं और अपने आगे बढ़ सकते हैं ना, चुनौतियों से भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे पेज पे, तो अब आप ये पढ़ लेना, द फाइनल टेनेंस ऑफ एंशिएंट तमिल संगम पोएट्री, ठीक है ना। चैप्टर हमारा हो चुका है फिनिश। तो आई होप चैप्टर आपको समझ में आया हो। जिनको जिस भी पॉइंट पे डाउट हो कमेंट करना, वीडियो को दोबारा देखना, चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो किसी वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो इसी के साथ में हम अपना चैप्टर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन।